नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल और मैं हूं जय शर्मा। कमल की खास पेशकश हमारे आसपास समय के आर पार में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं शेयर बाजार के किंग की। शेयर बाजार में वे शेर नहीं थे बल्कि सवा शेर थे। उनके नाम से शेयर में उतार चढ़ाव होने लगता था। अगर यह अफवाह फैली कि उन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो वे शेयर बाजार में अपने आप बढ़ जाते थे। अगर बाजार में अफवाहें थी कि ये शेयर बेचने जा रहे हैं तो वह शेयर भी गिर जाते थे। वे ज्यादातर खरीदार थे, विक्रेता नहीं। पर किसी कंपनी में 5 से 20% हिस्सेदारी खरीदकर इतने अहम शेयर धारक बन जाते कि कंपनी को, मैनेजरों को उनकी बात माननी पड़ती थी। वह पर्दे पीछे के राजा थे। वह यह भी कहते थे कि शेयर बाजार का बादशाह बनने की कोशिश करने वाले सभी लोग आर्थर रोड जेल गए हैं। ये थे राकेश झुनझुनवाला। 35 साल पहले जब उन्होंने बाजार में कदम रखा था तो उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और आज 35 साल में उन्होंने 43,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन वे हमेशा एक चीज कहते थे, मौसम, मौत, महिला और शेयर बाजार के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। रिस्क है तो इश्क है। भले ही शेयर बाजार का एक भी बड़ा बुल ये बेहद मशहूर डायलॉग नहीं बोला, पर हर्षद मेहता पर बनी हुई फिल्म स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी ने ये डायलॉग बोलकर मशहूर बन गए। लेकिन हां, असल जिंदगी में एक बड़ा बुल था जिसका एक उदाहरण बहुत मशहूर था। वो कहते थे, मौसम, मौत, महिला और शेयर बाजार का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। बाजार एक महिला की तरह है, हमेशा कमांडिंग, रहस्यमय, अनिश्चित और अस्थिर। आप कभी भी किसी महिला पर हावी नहीं हो सकते हो और उसी तरह आप कभी भी बाजार पर भी हावी नहीं हो सकते। वे यह भी कहते थे कि शेयर बाजार का बादशाह बनने की कोशिश करने वाले सभी लोग आर्थर रोड जेल गए हैं। ये थे राकेश झुनझुनवाला। एक पैसा भी नहीं था और 35 साल में उन्होंने 43,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। दूसरा उनका लोकप्रिय उदाहरण था, जोखिम लेने से डरो मत, बस जितना आप बर्दाश्त कर सको उतना ही लो, ताकि और जोखिम लेने के लिए बहुत कम जगह हो। राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। 14 अगस्त को राकेश झुनझुनवाला 43,000 करोड़ के साम्राज्य को छोड़कर बाहर निकल गए। महज 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने हाल ही में अकाशा एयरलाइंस शुरू करके विमान क्षेत्र में कदम रखा। एयरलाइंस ने इस महीने ही अपनी पहली उड़ान भरी। झुनझुनवाला को भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता था। वे फोर्ब्स की सूची में भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी कुल संपत्ति 43,000 करोड़ की है। I must all tell the fair ladies that the stock market, if you want to know the stock market well, the men must understand women well. Because markets are like women, always commanding, always mistress, always uncertain, always volatile, always exciting. And I truly feel that, I'm not saying it to make you laugh, because see, you cannot have a good relationship with a woman by browbeating her, by bullying her. The only way you can have a good relationship with a woman is by accepting her, by following her, by respecting her, by learning from her. And the stock market is exactly like that. If you want to learn the market, see, the process to learn the market is a journey and not a destination. So the process of learning is continuous. But if you want to learn, you have to be humble. If anything goes wrong, you must realize that you have made a mistake. Market has not made a mistake. I think that humility is very, very important to understand markets. But markets are very peculiar. You cannot be taught markets. You have to learn markets. My mother teaches cooking to my cook, but I don't know, his dal is not as good as my mother's. So he has to learn by the process of learning again and again. अगर आपको याद हो तो अकाशा एयरलाइंस को पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इस मंजूरी से कुछ दिन पहले राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।
पीएम ने मुलाकात की उनकी एक तस्वीर की काफी चर्चा हुई। किसी ने इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खड़े होने और झुनझुनवाला के बैठने के मुद्दे पर सवाल उठाए, तो कुछ लोगों ने राकेश झुनझुनवाला की पहली हुई शर्ट पर सवाल उठाए। झुनझुनवाला ने बाद में अपनी शर्ट के बारे में सफाई देते हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि हकीकत यह है कि मेरी शर्ट ऐसी ही थी। शर्ट को इस्त्री करने के लिए मैंने 600 रुपये खर्च किए, उसके बाद भी शर्ट में झुर्रियां पड़ गई थी। इसका मुझे क्या करना चाहिए और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक कि मैं शॉर्ट पहनकर अपनी ऑफिस में भी जाता हूं। राकेश झुनझुनवाला ने यह भी कहा कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग से रिटायर होने के बाद वे तैरना, डांस सीखना और अपनी पसंदीदा जिंदगी जीना चाहते हैं। वे नियमित रूप से योग भी करते थे। यह राकेश झुनझुनवाला की वर्तमान जिंदगी थी। वास्तव में ये उनके अतीत को जानने जैसा है। एक इंटरव्यू के दौरान राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि मैं एक सीनियर ऑफिसर का बेटा हूं, लेकिन मारवाड़ी अग्रवाल हूं। 5 जुलाई 1960 को मारवाड़ी परिवार में जन्मे राकेश झुनझुनवाला के पिता IRS के अधिकारी भी थे। राकेश के पिता को राजनीति का नहीं बल्कि शेयर बाजार का शौक था, लेकिन सब कुछ दांव पर लगाने का इतना शौक नहीं था। बस इतना ही कि वे हमेशा शेयर बाजार की खबरों के साथ अपडेट किया करते थे। वे उनके दोस्तों के साथ चर्चा करते कि कौन सा स्टॉक ऊपर चला गया और कौन सा स्टॉक नीचे गया। राकेश भी अपने पिता की बातें सुनकर शेयर बाजार के भूत से प्रेतवादित हो गए थे। उन दिनों ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। देख शिवानी, हूं तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा, लेकिन हूं मारवाड़ी अग्रवाल। तो व्यापार हमारे खून में है। और मेरे पिताजी को भी शेयर बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जब मैं 12, 13, 14 साल का उम्र का था तो उनके दोस्त आते थे शाम को, वो लोग डिस्कस करते थे। वो समय में सेंचुरी मिल्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ग्वालियर रेयन, टाटा स्टील, ये सब बड़ी कंपनियां फेवरेट कंपनीज थी। तो मैं हमेशा बहुत इंक्लूसिव बच्चा था। सो माय फादर, मैं अपने फादर को बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये टाटा स्टील का भाव क्यों बढ़ गया, सेंचुरी क्यों घट गया। तो वो बोलते थे, देख तू, वो टाइम पे कोई कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, 12 से 2 बाजार रहा करता था। हम तो पढ़ते थे, हमको भाव ये दिन का भाव नेक्स्ट डे ही मालूम पड़ता था। तो डैडी बोलते थे, देख आज पेपर पर देख ग्वालियर रेयन की खबर आई है ना, आज ग्वालियर रेयन का भाव बढ़ेगा या घटेगा, कल उसको चेक करना। तो मैं चेक करता था, फिर बैलेंस शीट पढ़ने लगा। तो उस उम्र में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसको पायलट बनना है, किसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है। सब वो एज में लड़कों को सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे फादर बहुत डेमोक्रेटिक फादर थे। वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई तेरे को जो करना है तू कर। ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई था, उसको वो चार्ट अकाउंटेंट हो गया था। मेरे फादर वो प्रैक्टिस करता था, तो बोला मेरे एक बेटे को प्रैक्टिस कराना चाहता था, वो कर रहा है, अब तेरे को जो करना है वो कर। तो बीकॉम हुई, तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार। तो बोले शेयर बाजार कल कड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया। तो फिर सीए हुए तो डैडी बोले, अरे तू अभी क्या करेगा। मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है, मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। आप समझे ना। लेकिन उन्होंने कहा कि देख मेरे पास बंबई में घर है, कुछ भी हुआ तो तू रह सकता है, तू पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट है, आप समझे ना, तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी और बॉम्बे में घर रहे और नौकरी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोले देख, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, बी फियरलेस, राइट, एंड मे गॉड ब्लेस यू, फॉर ही इज द ओनली ब्लेसर। बट वन थिंग फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इन लाइफ, यू हैव माई ब्लेसिंग्स बट नॉट एनी मनी फ्रॉम मी। अगले दिन अखबार में शेयर के दाम को देखना पड़ता। 12 साल का यह बच्चा रोज अखबार में शेयर की कीमत देखता था। पिता ने बेटे का ऐसा शौक देखकर कहा कि आप कल ही कीमत का अंदाजा लगाएंगे। बेशक यहाँ जो बात मायने रखती थी वह यह नहीं थी कि बेटे का अनुमान कितना सच था। यहाँ जो मायने रखता था वह यह था कि उसका जुनून शेयर बाजार की ओर बढ़ता रहा। उन्होंने स्टॉक और अपनी कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ना और फॉलो करना भी शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा, एक दिन मैंने अपने पिता से कहा कि मैं शेयर बाजार में अपना करियर बनाना चाहता हूं। हालांकि उनके पिता डेमोक्रेट थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें शेयर बाजार में करियर बनाने से पहले एक पेशेवर पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने से भी इनकार कर दिया। बेटे ने दोस्तों का पैसा उधार लेने से भी मना कर दिया ताकि वह कहीं दोस्तों से पैसे उधार लेकर ट्रेडिंग न कर सके। हालांकि राकेश झुनझुनवाला के काम में एक ट्रिक लग गई। उन्होंने अपने बड़े भाई की तरह ही सीए का कोर्स किया और फिर पिता ने कहा कि हमारा मुंबई में घर है, इसलिए आपको रहने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक पैसा भी नहीं देने जा रहा हूं। यह साल 1985 की बात है। बेटा राकेश दलाल स्ट्रीट में अकेला था। उसके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई ग्राहक। राकेश झुनझुनवाला ने भाई से संपर्क किया। भाई ने अपने कुछ क्लाइंट राकेश को दे दिए थे। राकेश ने इस क्लाइंट से कहा था कि मैं 18% रिटर्न दूंगा। मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा? मैं बोला मम्मी डरो मत, एक कम बहू रहेगी आपको तंग करने के लिए। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार। पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया। उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में। बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोली ठीक है, मैं तुझे 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने, मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे। फिर बहुत कहानी है। सीसा गोवा के शेयर लिए, 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65। वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए। वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1,000, तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, उस हमारे शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है। जो आए बोले बेच दो बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। ही वॉज द मैन हु फर्स्ट एबॉलिश्ड एस्टेट ड्यूटी इन इंडिया, ब्रॉट डाउन द रेट्स ऑफ टैक्स टू 60%। तो मुझे लगता था बजट खराब नहीं आएगा। तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था, मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको। और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरे को जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्क 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्क 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपना एसी आ गया। हालांकि उन्हें पता था कि बेहतरीन स्कीम में भी 10 से 12% का रिटर्न ज्यादा नहीं मिलने वाला था। बेशक अगर राकेश झुनझुनवाला ऐसा नहीं कहते हैं तो उनके जैसे नए घोड़े पर कौन दाव लगाएगा। इसी बीच झुनझुनवाला की मुलाकात एक महिला क्लाइंट से हुई जो 2.5 लाख रुपए निवेश करने की इच्छुक थी, लेकिन राकेश पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला को एक क्लाइंट मिला जो 10 लाख रुपए निवेश करने का इच्छुक था। राकेश झुनझुनवाला ने इस साल में इस 10 लाख में से 30 लाख बना लिए थे और ये से उनकी गाड़ी रवाना हो गई। राकेश झुनझुनवाला 1990 के दशक की एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। उनकी पत्नी रेखा ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। पिछले कुछ समय में वह चाहती थी कि उसके कमरे में एसी लगाया जाए। उस साल वित्त मंत्री मधु दंडवते का बजट था। लोगों ने मान लिया था कि अच्छा बजट नहीं होगा, लेकिन राकेश झुनझुनवाला को लगता है कि कुछ अलग महसूस हुआ।
उन्होंने तत्कालीन पीएम वीपी सिंह के फैसलों को भी बारीकी से देखा। उसके पास 3 करोड़ रुपए थे। यह सारा पैसा बजट के दिन बाजार में लगा दिया गया। वित्त मंत्री मधु दंडवते के बजट पेश करने से राकेश का पैसा बढ़ गया। रात 9 बजे राकेश झुनझुनवाला ने नेटवर्क देखी तो पता चला कि करीब 20 करोड़ रुपए आ चुके हैं। उस रात 2 बजे वो घर पहुंचे और पत्नी रेखा से कहा, हमारा एसी आ गया है। देखिए, मैं अपने लिए समझता हूं कि आई हैव मच 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 लर्नड, बहुत कुछ सीखा है मैंने, लेकिन जो सीखना मुझे अभी वो बहुत ज्यादा है। द क्वेस्ट टू लर्न इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू कैन नॉट लर्न इन अ डे एंड यू कैन नॉट लर्न बाय फॉलोइंग एनीबॉडी। एक चीज जिंदगी में मेरी प्रोग्रेस की मैं समझता हूं कारण ये भी था कि आई एम वेरी डिफाइंड बाय नेचर। कोई कुछ बोल दे तो मैं मानता नहीं हूं, मैं वही करूंगा जो मुझे जस्ट है। लेकिन मैं कैसे कर, बिकॉज आई कुड गेट सक्सेस सक्सेस सक्सेस, देन ओनली आई कुड गेट कॉन्फिडेंस इन माई जजमेंट, देन ओनली आई हैड द वेल टू पुट अकॉर्डिंग टू माई जजमेंट। सो टू स्टार्ट इन अ स्मॉल वे, लर्न, so it's a very difficult journey. I'm not comparing myself to anybody, but it is, like being Rahul Dravid as a batsman. It's an extremely difficult task. देख, I still hold, मैंने जो वो टाइम 214 में बोला और लिखा उसमें मैं गलत हो गया हूँ, समय से एक्चुअल गलत हो गया हूँ। कि मैं समझता था कि 2015, 16, 17 में the mother of all bull markets would have started. But I still believe that despite being wrong, the mother of all bull markets is still ahead of us. और उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान में मैंने अंडर एस्टिमेट किया कि देख, एक हिंदुस्तान has got inherent quality of skilled people, a democracy, a savings rate, and skilled people is what has made societies, right? सेविंग्स के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता है। और अपन बेसिकली एक हिंदू नेशन है। एक हिंदू नेशन की जो अपनी सबसे बड़ी मार्क है इज टॉलरेंस। ये सब जो घर वापसी, ना इसको मार दिया ना उसको मार दिया, मैं बोलता हूं देयर इज नो डाइवर्स सोसाइटी एज इंडिया। विच कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस 29 लैंग्वेजेस। राकेश झुनझुनवाला के लिए दुनिया जानती है कि वे इस कहीं पे भी हाथ डालते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा लगातार बढ़ रहा है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें सफलता मिल रही है। वे खुद कहते हैं, मैंने कई बार शेयर बेचे हैं केवल नुकसान की भरपाई करने के लिए। 2012 में जब राकेश झुनझुनवाला ने अपटेक में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहा तो इन्हें वक्त पर ही डील कैंसिल कर दी गई थी। 2011 में इनकी नेटवर्थ में 30% की गिरावट आई। हालांकि उन्होंने अगले वर्ष के अंत तक सभी वसूली कर ली थी। 2020 में इसे फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इतने सारे सेट बैंक झेलने के बावजूद राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार का बड़ा बैल कहा गया है। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर खरीदकर उनका कारोबार करके धीरे धीरे उन्हें मजबूत करके कई कंपनियों में अहम भूमिका निभाई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार में राकेश झुनझुनवाला के नाम पर शेयर में उतार चढ़ाव हो रहा था। राइट, आप बताइए, आप एक देश बताइए दुनिया में मिड साइज नेशन जिसने 100 साल तक प्रॉस्पेरिटी देखी है विदाउट डेमोक्रेसी। वी आर फुल डेमोक्रेसी। तो इस देश, क्यों नहीं इस देश की प्रॉस्पेरिटी आएगी? अरे तुम सिंगापुर से कंपेयर कर रहे हो, तुम खाली बॉम्बे दे दो ना मुझे डेवलप करने के लिए, सिंगापुर का बाप बना के दिखाता हूं। वी आर कंट्री 150 बिलियन पीपल, 30 बिलियन पीपल। सो व्हाई दिस नेशन विल नॉट डेवलप? ओनली थिंग, इट इज टेकिंग मोर टाइम देन वी एस्टिमेटेड। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया बायोलॉजिकली इवॉल्व्स। जैसे एक पेड़ उगता है ना, पेड़ बराबर टाइम से उगता है तो वो जीता है, बढ़ता है, बीच में नहीं खत्म हो जाता है। तो दैट एवोल्यूशन इन इंडिया इज परफेक्ट। तो मुझे लगता है आई एम अ बुल बिकॉज ऑल अर्निंग्स, ऑल वैल्यूएशंस और ऑल स्टॉक प्राइस आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग बढ़ेगी तो भाव बढ़ेगा। अर्निंग कब बढ़ेगी? जब इकोनॉमी बढ़ेगी।
तो अब जैसे पहले सिस्टम था कि क्या है, पावर प्लांट है, 400 करोड़ का पावर प्लांट है, 600 करोड़ का बिल बनाओ, दिल्ली से परमिट लाओ, फिर कोल का परमिट लाओ, फिर बैंक से लोन लो। अभी वो सब खत्म होना पड़ेगा ना, लेकिन वो सब जो हो गया उसका पेन किसको तो लेना पड़ेगा। सो टू चेंज ऑल दिस थिंग्स विल टेक टाइम। ये बुफे है, यहाँ बहुत सारी डिशेस है, और ऐसा भी है कि ये स्टार्टर है, ये सूप है, ये रोटियां है, ये डेजर्ट है, ये सब सेक्टर है। जो पसंद है वो खाओ, ज्यादा मत खा लेना, बेहजमी हो जाएगी। क्योंकि सेक्टर तो क्या है, अब इंडेक्स लो ना, बेस्ट है, तेजी लगती है। हिंदुस्तान में अभी क्या बोलूं, आई डोंट वांट टू टॉक पब्लिकली, क्योंकि मैंने आपको बोला आज मैं लेक्चर दे दूंगा, कल मैं जाऊंगा, मैं तो और कुछ कर दूंगा, से भी पहले केस ठुकेगी मेरे ऊपर कि यू गिव एडवोकेट पब्लिकली दैट यू शुड बाय एंड 1 month लेटर यू सोल्ड योर शेयर्स, राइट। सिक्स बात ये कुछ चेंज हो जाएगा तो मैं तो नहीं आऊंगा ना, फोन नहीं को, ए शिवानी देख मैंने बोला वो लेने के लिए बेच रहा हूं मैं, तो बेच दे जरा, करने वाला नहीं हूं। बट इन जनरल आई फील, see the sector which pharma will do well, I think. I also feel if you can find good stocks in infrastructure, and there are very few good stocks, they will do well. Manufacturing, maybe certain companies should do well. If you are doing a trade, never average, or trade is never averaged. मेरी वाइफ ने मेरे को बोला एक दिन, आप ये सट्टा करते हुए समझाओ तो ये क्या होता है। मैं बोला देखो, टाटा स्टील में तेजी लगती है, 100 के भाव में लेता हूँ, भाव 103 होता है तो और लेता हूं। बोली कुछ बदला क्या? मैं बोला नहीं। बोले 98 होगा तो क्या होगा? मैं बोला बेच दूंगा। कुछ बदला क्या? मैं बोला नहीं। तो भाव का सट्टा ये होता है कि વધારે વધારે લેવાનો, ગતારે ગતારે વેચવાનો। तो ट्रेडिंग में कभी एवरेजिंग नहीं करने का, बिकॉज ट्रेडिंग इज मोमेंटम, राइट। इन्वेस्टमेंट में आई थिंक यू कैन एवरेज, व्हाट इज रॉन्ग। अगर अफवाहें फैलती है कि झुनझुनवाला ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं या खरीदना चाहते हैं तो वह शेयर बाजार में अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर बाजार में अफवाह थी कि वे इन शेयर को बेच रहे हैं तो वह शेयर भी गिर जाएगा। राकेश झुनझुनवाला ज्यादातर खरीदार थे, विक्रेता नहीं। वह किसी कंपनी में 5 से 20% हिस्सेदारी खरीदकर इतने अहम शेयरधारक बन जाते कि कंपनी के मैनेजरों को उनकी बात माननी पड़ती थी। वह पद के पीछे का राजा थे। राकेश झुनझुनवाला ज्यादातर खरीदार थे, विक्रेता नहीं। वह किसी भी कंपनी में 5 से 20% हिस्सेदारी खरीदकर इतने अहम शेयरधारक बन जाते कि कंपनी के मैनेजरों को उनकी बात माननी पड़ती थी। वह पर्दे के पीछे के राजा थे। ऐसे ही व्यक्ति विशेष और बातें करते रहेंगे। तब तक देखते रहे कमल की खास पेशकश, हमारे आसपास समय के आर पार। नमस्कार।